नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी राजा निर्बंसिया पढ़ेंगे। ये हमारी हिंदी पुस्तक की कहानी है। ये कहानी काफ़ी लंबी है लेकिन बहुत ही रोचक भी है। ये एक ऑडियो बुक की तरह होगा, मतलब मैं तुम्हारी किताब से कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करके मेरी आवाज़ सुननी है, फिर उस कहानी को अपने मन में कल्पना करना है। मैं यहाँ हर बात को विस्तार से नहीं समझाऊंगा क्योंकि तुम लोग 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो और तुम्हें भाषा विषय को पढ़ना आता है। हिंदी हमारी मुख्य भाषा है, इसलिए केवल कहानी को ध्यान से सुनने और पढ़ने से ही हम सब कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थीं। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गोरे रखी जातीं, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदियां और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहतीं। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चे के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थीं। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब बोरण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निपटी थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुराहिर। जिस साल जगपति मुराहिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भावर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वो लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया हो और सास ने बहू की बलाइयां लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी, गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की मां न जाने कब से आस लगाए बैठी थीं। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरियां दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगीं, पर सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूं, अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते मां की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थीं। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाईं। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता।
उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में ये शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थीं, राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थीं कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट गया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाईं तो सबकी घिग्घी बंध गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा लीं। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई कि ये हवाई बंदूकें इन थेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़-तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई। दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समा कर रह गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियां मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थीं, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा था। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते। जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जान की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंप्यूटर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों के खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थीं। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बचन सिंह ही कंपाउंडर जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरगिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। 6ठे माह से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बचन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वो उधर रोगियों से बात करता जा रहा था, इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह करा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बचन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली की तरह तड़प कर रह गया। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी थरथराईं कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहों कराहों, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वो बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वो उसे फिर हुआ और वो बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, छ, छ, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे ये कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचंट गया।
ये बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वो घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही थी, और हाथ धोते समय वो चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवाखाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयां तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयां? चंदा ने पूछा। आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें, बचन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बचन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयां सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आते महीनों लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है उन्हें। अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वो रुक गया। चंदा ने कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वो जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वो सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वो जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला। कुछ ताकत की दवाइयां तुम्हारे लिए जरूरी हैं, मैं जानता हूं, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूंगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वो रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा, और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयां रखी थीं, और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थीं, जैसे वो अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो ये सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वो तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसीलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वो चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई, और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई हैं। मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वो रौ में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते ये बात दबा गई कि बचन सिंह ने उसके लिए एक घाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बचन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था।
और ये भी कि वो क्यों बचन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वो बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बचन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वो उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वो किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया हो और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वो नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बचन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बचन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में, जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वो आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बचन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, ये कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप, और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी ये काम आवश्यक था। बचन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वो धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वो बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए, अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वो कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चलती और बचन सिंह दवाखाने की ओर। कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभक कर रुक गया था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थीं। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा कि राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वो तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात शूल सी गड़ती रहती थी कि उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे की गबुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाइंद, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वो माथा जिस पर बालों के पास
तमाम छोटे छोटे नर्म नर्म से रोएं, रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास। नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियां, और सांस में घुलकर आती हुई वो आत्मा की निष्कपट आवाज की लय। फूल की पंखड़ी से पतले पतले ओंठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध से महक। उसकी आंखों के सामने ममता से छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई। वो जैसे होश में आया, बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसी में लिपटे थे, और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयां और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था कि ये दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। वो चाहता कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी, रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ, उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों, किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वो एक सींग का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैरहाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रे रख लिया था। वो रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वो चंदा से पत्नित्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वो सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी? एक स्त्री से यदि पत्नित्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? चंदा के साथ वो ये अन्याय कैसे करे? उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वो नितांत अंधी हो जाएगी, और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वो उस लज्जा को स्वयं ही उघार कर ढांपेगा? और वो उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर? क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में 1 पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर 1 पैसा बचाते हैं। 1-1 पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवा कर 11 मर्तबे पैसों का हिसाब जोड़कर 1 पैसा उधार कर मिन्नतें करते सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोंचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के ज़रा से फ़र्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियां किफ़ायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांगकर वो उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए? पर उस दिन शाम को जब वो घर पहुंचा तो बरौठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वो आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था, और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और, अपनी आंख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सकें। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था ये,
जगपति असमंजस में पड़ गया। वो एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है? पर जब उसने पैर उठाए तो वो बाहर जा रहे थे। बाहर बरौठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, ये साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बचन सिंह? अच्छा, वही तुम्हें कहूं, भला कौन? कहता जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बचन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसकर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैरों लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाह से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे ये बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बचन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना, मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बचन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बचन सिंह के साथ वो जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वो स्वयं एक आदमी है, बेकार। ये माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं है। वो भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता है, कुछ। और वो सोचता ये कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वो तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने चंदा का शरीर लेकर उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वो भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? तो फिर क्या? वो कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम? हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े, जिसमें वो अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबा सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके। चाहे उसमें सुख हो या दुख, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वो उस घर में नहीं पैदा हुआ जहां सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वो उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहां सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वो उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वो काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई, बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोलतोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। गांठें एक ओर रखी गईं, चैलों का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीद कर कटाने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बचन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा। और उसने महसूस किया कि वो काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वो 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वो पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे,
उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वो कामदार था। वो कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वो गल्ला रख कर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे, और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तौल के बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ा कर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गड़रेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी के गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती, और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौंदते रहते। दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती तो वो लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता, और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बचन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता, और जगपति के सामने जब वो आकर खड़ा होता तो वो उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बचन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बचन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बचन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी न मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोककर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि या इन्हें कागज सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है, और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बचन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म नहीं हुई तो भी एक चमचा और परोस दी। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम इस विषय को और विस्तार से समझेंगे। तब तक आप सभी अच्छे से रिवीजन करते रहिए और खुद को तैयार रखिए अगले भाग के लिए।